सबसे भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इसे आप खेती का एक पूरा कोर्स, एक पूरी ट्रेनिंग मानकर चलिए। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने आज के इस वीडियो को पूरा देख लिया और इसमें बताई गई बातों को अपने खेत में लागू कर दिया तो मेरा यह दावा है और मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपकी पैदावार में जो अंतर आएगा वो देखकर आपके पड़ोसी किसान भी आपसे सलाह लेने आएंगे। आज हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स यानी जल में घुलनशील खादों की A to Z जन्म कुंडली के बारे में। 19-19-19 05234 13045 12160 कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरॉन, जिंक, यह सब क्या है, इनका सही कॉम्बिनेशन क्या है और सबसे बड़ी बात वो कौन सा विज्ञान है जो इनके पीछे काम करता है। हम अक्सर दुकान पर जाते हैं, दुकानदार जो दे देता है हम ले आते हैं, लेकिन आज हम आपको एक जागरूक और वैज्ञानिक किसान बनाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। आखिर हमें वाटर सॉल्युबल खाद की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास यूरिया था, DAP था, सुपर फास्फेट था, पोटाश की बोरियां थीं। फिर यह महंगे खाद क्यों? इसको समझने के लिए हमें पौधे के भोजन लेने के तरीके को समझना होगा। देखिए, पौधा अपना भोजन दो तरीकों से लेता है, एक मुंह से और एक त्वचा से। जड़ें उसका मुंह हैं और पत्तियां उसकी त्वचा। जब हम दानेदार खाद जैसे DAP जमीन में डालते हैं तो उसकी घुलनशीलता बहुत कम होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दानेदार DAP का केवल 30 से 35% हिस्सा ही पौधे को मिल पाता है। बाकी का 65% से 70% हिस्सा मिट्टी में जाकर लॉक हो जाता है, फिक्स हो जाता है। यानी आपने 100 रुपए खर्च किए तो 70 रुपए मिट्टी में बेकार चले गए। और तो और यह जमी हुई खाद हमारी मिट्टी को सख्त और बंजर बनाती रही है। वहीं दूसरी तरफ वाटर सॉल्युबल खाद एक हाईटेक तकनीक है। यह खाद 100% शुद्ध होती है। इसमें फिलर मटेरियल यानी कचरा या मिट्टी बिल्कुल नहीं होती। जब आप इसे पानी में घोलते हैं तो यह पूरी तरह आयंस में बदल जाती है और पौधे की जड़ें भोजन को आयंस के रूप में ही लेती हैं। जब आप इसे ड्रिप से देते हैं तो इसकी दक्षता 80 से 90% होती है और जब आप इसे पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो यह दक्षता 95% तक चली जाती है, यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा। इसे कहते हैं स्मार्ट फार्मिंग। अब हम एक एक करके हर खाद के बारे में गहराई से जानेंगे। सिर्फ यह नहीं कि कब डालना है, बल्कि यह भी कि यह पौधे के अंदर जाकर करता क्या है। सबसे पहले लेते हैं NPK 19-19-19 को। बहुत से किसान भाई इसे साधारण खाद समझते हैं, लेकिन यह पौधे का स्टार्टर पैक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे संतुलित आहार चाहिए होता है। ठीक वैसे ही जब फसल 20 से 25 दिन की होती है उसे नाइट्रोजन चाहिए क्लोरोफिल बनाने के लिए, जिससे पौधा हरा दिखे। उसे फास्फोरस चाहिए नई जड़ें निकालने के लिए और उसे पोटाश चाहिए अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। 19-19-19 यह तीनों काम एक साथ करता है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी बात ध्यान देने वाली है। अगर आपकी मिट्टी में पहले से नाइट्रोजन ज्यादा है या आपने बेसल डोज में यूरिया बहुत दे दिया है तो आप 19-19-19 की जगह 20-20-20 का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर केवल फास्फोरस और पोटाश पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर किसी भी फसल की शुरुआती बढ़वार के लिए 19-19-19 का कोई विकल्प नहीं है। यह पौधे के मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही पावरफुल खाद की तरफ, 12-61-0। इसे मोनो अमोनियम फास्फेट कहते हैं। किसान भाइयों, इसे जड़ों का राजा कहा जाता है। जरा सोचिए, पौधे की जड़ें ही वो पंप हैं जो जमीन से पानी और पोषक तत्व खींचती हैं। अगर पंप छोटा रह गया तो टंकी कैसे भरेगी? 12-61-0 में 61% फास्फोरस होता है। यह फास्फोरस सीधे जड़ तंत्र रूट जोन को एक्टिवेट करता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ जड़ें बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि तने की मोटाई बढ़ाने के लिए भी होता है। अक्सर हम देखते हैं कि फसल थोड़ी सी हवा चलते ही गिर जाती है। इसे लॉजिंग कहते हैं। अगर आप शुरुआती अवस्था में 12-6-1-0 का सही इस्तेमाल करते हैं तो तना इतना मजबूत बनेगा कि फसल गिरेगी नहीं।
साथ ही यह कल्ले फूटने, टिलरिंग में भी मदद करता है। गेहूं और धान के किसानों के लिए तो यह वरदान है। अब हम फसल की उस अवस्था में पहुंचते हैं जो सबसे नाजुक होती है। वो है फूल आने की अवस्था, यानी फ्लावरिंग स्टेज। यहां अक्सर किसान गलती करते हैं। वो यूरिया या नाइट्रोजन देते रहते हैं। नतीजा, पौधा अपनी लंबाई बढ़ाता रहता है, मस्त होकर बढ़ता है, लेकिन फूल कम आते हैं या आकर झड़ जाते हैं। यहां एंट्री होती है NPK 05234 की। इसे मोनोपोटेशियम फास्फेट MKP कहते हैं। देखिए, इसके विज्ञान को समझिए। इसमें नाइट्रोजन 0 है, यानी यह पौधे को सिग्नल देता है कि भाई अब बढ़ना बंद करो और फूल फल देने पर ध्यान दो। यह पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोककर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को शुरू करता है। इसमें मौजूद 52% फास्फोरस फूलों के डंठल को मजबूत करता है, जिससे फूल झड़ते नहीं, और 34% पोटाश फूलों को फल में बदलने की प्रक्रिया पॉलिनेशन को तेज करता है। अगर आपकी फसल में फूल झड़ने की समस्या है या फूल कम आ रहे हैं, तो 050-234 के साथ अगर आप चिलेटेड बोरॉन मिला दें तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। बोरोन पराग नली, पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। तो याद रखें, फूल आते समय 050-234 और बोरोन का कॉम्बिनेशन आपकी पैदावार को 20% तक बढ़ा सकता है। फसल अब और आगे बढ़ती है। फूल से फल बन गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बड़ा, चमकदार, वजनदार और स्वादिष्ट फल। यहां काम आता है NPK 13045, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। बहुत से किसान पूछते हैं कि 13045 ही क्यों, 0050 क्यों नहीं? यहां एक बहुत बारीक विज्ञान है। 13045 में जो 13% नाइट्रोजन है, वह नाइट्रेट फॉर्म में है। नाइट्रेट नाइट्रोजन बहुत तेजी से पौधे में चलता है। यह एक कैरियर यानी वाहन का काम करता है। यह पोटाश को अपनी पीठ पर बैठाकर पौधे के हर हिस्से, हर फल, हर दाने तक तेजी से पहुंचाता है। अगर आप इस समय नाइट्रोजन बिल्कुल बंद कर देंगे तो फलों का साइज बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए फल के विकास की अवस्था में 13045 सबसे बेस्ट है। यह सूखे के प्रति भी लड़ने की ताकत देता है। अगर पानी की थोड़ी कमी भी हो जाए तो 13045 डाला हुआ पौधा जल्दी मुरझाता नहीं है। और अंत में आता है हमारा फिनिशर NPK 0050 सल्फेट ऑफ पोटाश। यह तब डाला जाता है जब फल पकने वाला हो या दाना सख्त हो रहा हो। इसमें सल्फर और पोटाश का मेल है। पोटाश शर्करा, शुगर को पत्तियों से फलों तक शिफ्ट करता है, जिससे फल मीठा होता है और उसका वजन बढ़ता है। वहीं सल्फर फल में विशेष रंग, खुशबू और तेल की मात्रा बढ़ाता है। अगर आप आलू, प्याज या लहसुन की खेती करते हैं तो 0050 आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह कंद के साइज और शाइनिंग को बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ NPK तक सीमित नहीं है। एक और खाद है जो अक्सर छूट जाती है, लेकिन वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो है कैल्शियम नाइट्रेट। हम अक्सर देखते हैं कि टमाटर के नीचे काला धब्बा पड़ गया, जिसे ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं, या मिर्च टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, या सेब और अनार फट रहे हैं। यह सब बीमारी नहीं है, यह कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम पौधे की कोशिकाओं यानी सेल्स को आपस में जोड़कर रखता है। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए, वैसे ही कोशिकाओं को जोड़ने के लिए कैल्शियम चाहिए। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करने का एक विशेष नियम है। इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी के साथ नहीं पटता। अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट को किसी भी सल्फेट जैसे मैग्नीशियम सल्फेट या फास्फोरस जैसे 1261 के साथ मिला दिया तो बाल्टी में ही रिएक्शन हो जाएगा और एक सफेद पत्थर जैसा पदार्थ बन जाएगा। यह न तो पानी में घुलेगा और न पौधे को मिलेगा। उल्टा आपके ड्रिप के पाइप चौक हो जाएंगे। इसलिए कसम खा लीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट को वो हमेशा अकेले देना है, और इसका इस्तेमाल फल बनने की अवस्था में हर 10 से 15 दिन में एक बार जरूर करना है। अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, यह वो तत्व हैं जो चाहिए तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन अगर न मिले तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इसे आप खाने में नमक की तरह समझिए। कम हो तो स्वाद नहीं, ज्यादा हो तो खाना खराब। वाटर सॉल्युबल फॉर्म में ये चिलेटेड रूप में आते हैं,
जैसे जिंक EDTA 12%। चिलेटेड का मतलब है कि जिंक के कणों पर एक सुरक्षा कवच चढ़ा हुआ है। यह कवच उसे मिट्टी में फिक्स होने से बचाता है और सीधे पौधे के अंदर पहुंचाता है। अगर आप सस्ता जिंक सल्फेट स्प्रे करेंगे तो हो सकता है पत्तियां जल जाएं, स्कॉर्चिंग, लेकिन चिलेटेड जिंक पूरी तरह सुरक्षित है। महीने में कम से कम एक बार चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे या ड्रिप से प्रयोग अवश्य करें। यह छिपी हुई भूख, हिडन हंगर को मिटाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, खाद देने का सही तरीका और मात्रा। बहुत से किसान भाई अंदाज से मुट्ठी भरकर खाद डालते हैं। यह गलत है। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो पानी की मात्रा और पीएच का ध्यान रखें। स्प्रे के लिए पानी का पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अगर आपके बोरवेल का पानी खारा है, पीएच 8 या उससे ऊपर, तो बाजार से पीएच बफर या एसिड फायर लेकर आएं, या देसी जुगाड़ में थोड़ा नींबू का सत्व, टेट्रिक एसिड मिलाकर पीएच कम करें। उसके बाद खाद घोलें। यकीन मानिए रिजल्ट 2 गुना हो जाएगा। स्प्रे की मात्रा आमतौर पर 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी, यानी 15 लीटर की टंकी में 50 से 75 ग्राम। लेकिन अगर आप छोटी फसल नर्सरी पर स्प्रे कर रहे हैं तो मात्रा 1 से 2 ग्राम ही रखें। स्प्रे हमेशा शाम के समय करें या सुबह ओस सूखने के बाद। दोपहर की तेज धूप में स्प्रे करने से लीफ बर्न। इसके अलावा आजकल बाजार में बहुत से नकली खाद भी आ रहे हैं। असली वाटर सॉल्युबल खाद की पहचान यह है कि वह पानी में डालते ही अपने आप घुलने लगती है और हाथ लगाने पर पानी बहुत ठंडा महसूस होता है। अगर खाद घुलने में समय ले रही है या नीचे रेत जैसा कुछ बच रहा है तो समझ लीजिए क्वालिटी में गड़बड़ है। एक और समस्या जो अक्सर आती है, लीफ बर्न या पत्तियों का किनारों से जलना। यह तब होता है जब हम बहुत ज्यादा खाद डाल देते हैं या मिट्टी में नमी कम होती है। इसे सॉल्ट इंजरी कहते हैं। वाटर सॉल्युबल खाद भी एक तरह का नमक, सॉल्ट 10 ही है। अगर यह जड़ों के पास बहुत ज्यादा जमा हो गया तो यह उल्टा पौधे से ही पानी खींचने लगता है। इसलिए हमेशा याद रखें, खेत में पर्याप्त नमी, ओट होने पर ही खाद चलाएं। सूखी जमीन में कभी भी तेज खाद न दें। अब बात करते हैं लागत की। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि साहब यह खाद बहुत महंगी है, 100 से 150 रुपए किलो आती है, हम तो यूरिया से काम चला लेंगे। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। आइए गणित लगाते हैं। आप 50 किलो यूरिया डालते हैं जिसकी कीमत कम है, लेकिन उसका 60% बेकार जा रहा है। साथ ही उससे बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसके लिए आप बाद में हजारों की कीटनाशक डालते हैं। वहीं अगर आप 3 किलो वाटर सॉल्युबल खाद डालते हैं तो वो पूरी की पूरी पौधे को लगती है। फसल जल्दी तैयार होती है, फल की क्वालिटी ए ग्रेड होती है, जो मंडी में 2 से 5 रुपए महंगा बिकता है। अंत में जब आप कुल हिसाब लगाएंगे तो पाएंगे कि वाटर सॉल्युबल खाद ने आपकी लागत नहीं बढ़ाई, बल्कि मुनाफा बढ़ाया है। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं बल्कि दिमाग का काम है। प्रेसिजन फार्मिंग, सटीक खेती का जमाना है। आप अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह पालते हैं तो उसे भोजन भी वैसा ही दीजिए जो उसे पचे और शरीर को लगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विस्तृत चर्चा ने आपके मन से खाद को लेकर सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। चाहे आप सब्जी की खेती करते हो, बागवानी करते हो या अनाज उगाते हो, यह नियम सब पर लागू होते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ छूट गया है या आप किसी खास फसल का पूरा चार्ट बनवाना चाहते हैं, जैसे टमाटर का 120 दिन का शेड्यूल या मिर्च का शेड्यूल, तो आप संकोच न करें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसी के आधार पर अगला वीडियो तैयार करते हैं। जाते जाते एक अपील, यह जानकारी बहुत कीमती है। इसे सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब हमारा किसान जागरूक होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार की खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट के माध्यम से देते रहते हैं, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर लीजिए। टेक्निकल एग्रीकल्चर परिवार से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। खेतों में हरियाली हो और जेब में खुशहाली हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।
जय हिंद, जय भारत, जय किसान।